They have fired the gunshot and the judiciary is bleeding today. ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान कही। सुनवाई थी एनसीईआरटी की एक किताब में जुडिशरी के रोल पर। इसमें 2 चैप्टर्स थे, करप्शन इन द जुडिशरी और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इन चैप्टर्स के जरिए यह बताया गया कि कैसे जुडिशरी में भी करप्शन है और एक आम आदमी के लिए न्याय मिल पाना कितना मुश्किल है। मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक यह बात पहुंच गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली ने इस पर सुओ मोटो लेते हुए 26 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई की। सीजेआई सूर्यकांत ने इसे एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी और कैलकुलेटेड मूव बताते हुए एनसीईआरटी के डायरेक्टर को शो कॉज नोटिस जारी किया और गहरी जांच के भी आदेश दिए। लेकिन ये पूरा मामला है क्या जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इतना तल्ख रहा? इस वीडियो में हम उसकी डिटेल में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। 24 फरवरी को इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी, एनसीईआरटी न्यू क्लास 8 बुक लिस्ट, करप्शन इन जुडिशरी एंड मैसिव बैकलॉग एज चैलेंजेस, ये शीर्षक था उसका। इसके अलावा लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इस आर्टिकल और इस खबर के बारे में लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक 3 सदस्यीय बेंच ने इस पर सुओ मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट का जिक्र किया कि मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू ही उन तक ये जानकारी पहुंची है। 11 बजे जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तत्काल माफी मांग ली। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें यह जानकारी मीडिया के थ्रू मिली है, लेकिन वहां तो माफी का कोई जिक्र नहीं था। तुषार मेहता ने कहा कि जिन 2 लोगों ने इन चैप्टर्स को लिखे हैं वो अब यूजीसी या किसी मिनिस्ट्री के लिए कभी काम नहीं करेंगे। सीजेआई से संतुष्ट नहीं हुए और कह दिया कि फिर तो बहुत आसान हो जाएगा और वो बिना सजा के बच जाएंगे। उन्होंने गोली चला दी है, न्यायपालिका के अंदर से खून बह रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने इसे एक कैलकुलेटेड मूव यानी कि सोची समझी चाल बताया। कहा कि पहले सारे टीचरों को बताया जाएगा कि भारतीय न्यायपालिका भ्रष्ट है और केस लंबे समय से पेंडिंग है, फिर बच्चे सुनेंगे और फिर उनके माता पिता भी। ये जुडिशरी के खिलाफ एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है। तुषार मेहता ने कहा कि सिर्फ 32 किताबें ही मार्केट में गई थी जिसे वापस लिया जा चुका है। इस पर जस्टिस जयमाला बागची ने कहा कि कुछ सामग्री इंटरनेट और डिजिटल स्पेस पर भी मौजूद है, उसमें सिर्फ एक तरफा नजरिया है। न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का रक्षक नहीं बताया गया, इसलिए टेक डाउन ऑर्डर यानी कि हटाने के आदेश जारी करने होंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि यह न्यायपालिका की ताकत को कमजोर करने और उसकी इज्जत को कम करने की सोची समझी चाल है। अगर इसे बिना रोके छोड़ दिया गया तो आम लोगों की नजर में और युवाओं के नाजुक दिमाग में न्यायपालिका का सम्मान और पवित्रता खत्म हो जाएगी। ऐसी गलत हरकत जो न्यायपालिका पर हमेशा के लिए बुरा असर डाले, ये आपराधिक अवमानना यानी कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहलाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद अपना फैसला सुनाते हुए इस किताब की आगे की छपाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी, चाहे कागज पर हो या फिर इंटरनेट पर, कहीं भी ये किताब अब नहीं मिलेगी। साथ ही पब्लिक डोमेन में जहां भी ये उपलब्ध है उसे हटाने का ऑर्डर भी दिया गया। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को कहा कि इस आदेश को तुरंत ही अपने पालन में लाना होगा। साथ ही एनसीईआरटी डायरेक्टर को नोटिस जारी करते हुए इस मामले की गहन जांच करने के लिए आदेश दिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम न्यायपालिका का अत्यंत आदरपूर्ण सम्मान करते हैं। जो भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसके लिए व्यक्तिगत तौर से और सरकार की ओर से खेद प्रकट करता हूँ। जैसे ही मेरे को पता चला 2 दिन पहले, एनसीईआरटी को मैंने तुरंत निर्देश दिया, सारे किताबों को विड्रॉ किया जाए, उसको रद्द किया जाए। हमें कोई मंशा नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है हमारी संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका को अवहेलना करना। जो भी न्यायपालिका ने कहा, जो भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है उसको पूर्णतः पालन किया जाएगा। उसके उपरांत मैंने दायित्व दिया है हमारे विभाग को, सचिव को, कि एनसीईआरटी में
किसने इस प्रकार की गैर जिम्मेवारा किताब चैप्टर को जोड़ा, किताब में चैप्टर को जोड़ा, उसको संज्ञान में लिया जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए। हम उसको गंभीरता से लेते हैं। अब समझते हैं कि किताब में ऐसा था क्या जिस पर सुप्रीम कोर्ट को इतनी सख्ती दिखानी पड़ी। एनसीईआरटी ने सोशल साइंस की 8वीं की किताब में एक नया चैप्टर जोड़ा था, रोल ऑफ जुडिशरी इन द सोसाइटी के नाम से। जैसे ही ये किताब मार्केट में आई, विवाद खड़ा हो गया। इस चैप्टर में करप्शन इन द जुडिशरी एक ऐसा सब चैप्टर था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसने जुडिशरी की नकारात्मक छवि पेश की है। इसमें बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट का भी जिक्र था। ये जजों का एक कोड ऑफ कंडक्ट है। इसमें कहा गया है कि ये नियम सिर्फ कोर्ट में उनके व्यवहार पर नहीं बल्कि बाहर उनके रहन सहन पर भी लागू होते हैं। जजों को लोगों की नजर में हमेशा निष्पक्ष और ईमानदार दिखना चाहिए। किताब में ये लिखा है कि जब जज इन नियमों को नहीं मानते तो न्यायपालिका के पास खुद का तरीका है कि जजों को जवाबदेह बनाया जाए। शिकायतें लेने का एक तय तरीका है, CPGRAMS, यानी कि सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें लिखा गया कि 2017 से 2021 तक 1600 से ज्यादा ऐसी शिकायतें आई हैं। अगर आरोप बहुत गंभीर हो तो संसद भी कार्रवाई कर सकती है और इंपीचमेंट मोशन पास करके जज को हटा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चैप्टर में जुडिशरी को पूरी तरह से बैड लाइट में दिखाया गया और कहीं भी ये नहीं कहा गया कि ये लोगों के हित में काम करती है। इसके अलावा एक दूसरा भी चैप्टर था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड नाम से। इसमें मुख्य रूप से बैकलॉग और पेंडिंग केसेस की बात हुई है। ये वही मुद्दा है जिस पर पदभार ग्रहण करते ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने संज्ञान लिया था और कहा था कि उनकी प्रायोरिटी है कि अपने कार्यकाल में वो ज्यादा से ज्यादा केस निपटाएंगे। किताब में नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का एक आंकड़ा दिया गया है। इस आंकड़े के अनुसार मार्च 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट्स में 62,40,000 और जिला एवं अन्य कोर्टों में 4,70,00,000 केसेस पेंडिंग हैं। किताब में इन पेंडिंग केसेस का आंकड़ा देते हुए लिखा गया कि ये बहुत जरूरी है कि लोगों को लगे कि कोर्ट ने उनकी बात सुनी है और उन्हें समय पर न्याय मिला है। जब केस बहुत देर तक नहीं निपटते तो कोर्ट आने वाले लोग अक्सर महसूस करते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिला। अब थोड़ा उन विषयों पर भी बात कर लेते हैं जिसने सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय बेंच को काफी नाराज कर दिया। उनमें से एक था करप्शन। बुक में दिए गए डेटा पर तो आपत्ति नहीं जताई जा सकती, ना ही कोर्ट ने इस चीज को डिनाई करते हुए उसे फैक्चुअली गलत बताया। वहीं दूसरा है इंपीचमेंट के थ्रू जजों को हटाने की बात। आजाद भारत में किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के जरिए अब तक उनके पद से नहीं हटाया गया, लेकिन कोशिशें जरूर हुई। सबसे हाल में जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। ये वही जज हैं जिनके दिल्ली आवास पर 14 मार्च 2025 को आग लगने के दौरान कमरे से बोरे में नोटों की जली हुई गड्डियां मिली थी। इसका वीडियो 15 मार्च को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा था। 16 मार्च को चीफ जस्टिस के रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी ने चीफ जस्टिस को जांच रिपोर्ट सौंपी। कार्रवाई के नाम पर जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा से इस्तीफा तक मांगा, लेकिन जज साहब ने इनकार कर दिया। संसद में महाभियोग तक की नौबत आई, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ सिवाय जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के। और ये कोई पहला महाभियोग मामला नहीं था। इससे पहले भी 7 जजों पर महाभियोग चलाने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक किसी भी जज को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं जा सका, चाहे आरोप कैसे भी हों। जस्टिस वी रामास्वामी भारत में पहले जज थे जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। 1990 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन पर भ्रष्टाचार और सरकारी आवास पर अनुचित कब्जे के आरोप लगे थे। प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन 2/3 बहुमत न मिलने के कारण यह विफल हो गया, क्योंकि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था। दूसरे कलकत्ता हाईकोर्ट के सौमित्र सेन हैं। उन पर अनुचित व्यवहार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप थे। महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हुआ और लोकसभा में भेजा गया, लेकिन लोकसभा में वोटिंग से पहले जस्टिस सेन ने इस्तीफा दे दिया। ये भारत में एकमात्र ऐसा मामला है जो राज्यसभा से लोकसभा तक पहुंचा। तीसरे हैं सिक्किम हाईकोर्ट के जस्टिस PD दिनाकरन।
तमिलनाडु में जमीन कब्जाने और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों के कारण उनके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। सुनवाई से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिससे कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। चौथे हैं गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला। आरक्षण के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में राज्यसभा में 58 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। जस्टिस पारदीवाला ने अपनी टिप्पणी वापस ले ली, जिसके बाद कार्रवाई वहीं की वहीं रुक गई। पांचवें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी हैं, जिनके खिलाफ जाति के आधार पर एक जूनियर दलित न्यायाधीश पर जातीय टिप्पणी करने और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने को लेकर महाभियोग की याचिका लगाई गई थी। उनके खिलाफ तो 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों बार पर्याप्त समर्थन न मिलने के कारण प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों द्वारा उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाने के बाद विपक्ष ने उनके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके कारण कार्रवाई शुरू ही नहीं हो सकी। 7वें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में सांप्रदायिक भावना से प्रेरित मानी गई टिप्पणियों के कारण उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयानों का संज्ञान लिया और विपक्ष संसद में प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है। अब तक 55 राज्यसभा सांसदों ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर साइन किया है। यह प्रस्ताव अभी तक लंबित है। जो हमने आपको ऊपर मामले बताए, उनमें एक बात और साफ समझ आती है कि जैसे ही कुछ जजों को लगा कि उन पर महाभियोग की कार्रवाई पूरी हो सकती है, उन्होंने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया या फिर माफी मांगकर मामला ही रफा दफा कर दिया। लेकिन एक भी मामला ऐसा नहीं मिलता जहां किसी जज साहब को उनके कारनामों के लिए बर्खास्त किया गया हो या फिर सजा हुई हो। जब बात करप्शन की हो तो केंद्र में होती है संपत्ति। इसके लिए कोई संसदीय कानून तो नहीं है, लेकिन देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को अपने जीवन साथी या डिपेंडेंट की संपत्ति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष घोषित करनी पड़ती है। साथ में 1997 को सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट रिजोल्यूशन लेकर आई थी चीफ जस्टिस JS वर्मा के कार्यकाल में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए मुख्य न्यायाधीश के सामने संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य हो गया। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि संपत्ति की घोषणा वेबसाइट पर स्वैच्छिक आधार पर डाली जा सकती है। 1 अप्रैल 2025 को इसमें एक और बड़ा बदलाव हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक घोषणा को अनिवार्य कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपनी संपत्ति की जानकारी CJI को देनी होती है और इसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड करना होता है और ये अनिवार्य है। हालांकि सारे हाई कोर्ट्स में ऐसा है नहीं। कुछ हाई कोर्ट्स जैसे दिल्ली हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जजों की संपत्ति की घोषणा अपलोड की है, लेकिन ये अनिवार्य रूप से सभी हाई कोर्ट में नहीं होता। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके लिए कोई संसदीय कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्ट या हाई कोर्ट जजेस एक्ट में संपत्ति की घोषणा अनिवार्य नहीं है, मगर सरकार ने संसद में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई वैधानिक नियम नहीं बना। 27 मार्च 2025 को राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी जानकारी दी थी। संसदीय समिति ने कई बार संपत्ति की घोषणा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है, लेकिन अब तक लागू नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लेने के लिए इंटरनल कमेटी भी बनाई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से खुद एक कोड ऑफ एथिक्स जरूर बनाया है, लेकिन ये अनिवार्य रूप से उन पर लागू नहीं होता। देश की सर्वोच्च अदालत, जिसकी कही बात दिया गया फैसला सुप्रीम फैसला होता है। क्रिकेट की दुनिया में जैसे थर्ड अंपायर का निर्णय आखिरी निर्णय माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसी तरह अंतिम है। कई मामले मिल जाएंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की बात कहती है। अब NCERT का जो मामला विवादों में है, जो हमने आपको अभी बताया, उसमें सवाल ये आता है कि क्या NCERT ने कोई गलत फैक्ट लिखा, क्या कोई ऐसी बात चैप्टर में शामिल की गई जो सच नहीं है। हम एक बार फिर क्लियर कर देंगे कि कोर्ट ने जो फैसला दिया वही अंतिम है और उस पर कोई सवाल नहीं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी और पूरे न्यायिक टोले की प्रतिक्रिया से ये सवाल जरूर पनपता है कि क्या जैसे सबका अपना सच होता है,
उसी तरह ट्रांसपेरेंसी का भी मसला है। यानी किसके करप्शन पर बात की जा सकती है और किसके करप्शन पर नहीं। ये ऐसे सवाल हैं जिन पर चर्चा होती रहेगी, होती भी रहनी चाहिए। आप भी बताइएगा अपनी राय इस पूरे मुद्दे पर क्या है। आपके लिए इस रिपोर्ट को लिखा हमारे साथी ऋषिकेश ने, मेरा नाम शुभम है और कैमरे के पीछे से शूट किया सर्वेश ने। आप देखते रहिए खबरगांव।